नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले लोक पर्व फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो में। रंग बिरंगे फूलों से सजे गए घर की डहरियाँ फूलदेई आज से पहाड़ों में चैत्र मास की संक्रांति से बसंत के स्वागत के लिए डाले जाते हैं घरों के आगे फूल। आज से चैत्र संक्रांति के साथ देवभूमि उत्तराखंड में बसंत ऋतु के स्वागत का पर्व फूलदेई शुरू हो रहा है। गाँवों में बच्चों द्वारा सूर्योदय से पहले घरों की डहरियों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। पहाड़ में यह पर्व कहीं 8 दिनों तक तो कहीं पूरे माह मनाया जाता है। फूलदेई पर्व को घोगा महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गाँव में घोगा माता की डोली के साथ यह पर्व मनाया जाता है। बच्चे फूलदेई, फूल संक्रांत, सफल करो, नमो बरम तुमको भगवान, जय जय घोषा, घोगा माता, फूल्या फूल दे दे माई, दाल चौल, ये इस टाइप के यहाँ पे स्लोगन और आदि प्राचीन गीतों के साथ बच्चे सूर्योदय से पहले घरों की डहरियों में फूल डालते हैं। जनपद में अधिकांश गांव में यह त्यौहार चैत्र मास की संक्रांति से लेकर 8वें दिन तक मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज फूलदेई का आगाज़ हो चुका है बसंत ऋतु का। पहली खबर है मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर उत्तराखंड। 3.06 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का आकार हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुमान के अनुसार 7.08% विकास दर रहेगी। कोरोना से उबरने के बाद उत्तराखंड मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अग्रिम अनुमानों से मिले संकेतों के अनुसार जीएसडीपी यानी अर्थव्यवस्था का आकार 2.65 लाख करोड़ से उछालकर 3.06 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। प्रति व्यक्ति आय 10% वृद्धि के साथ 2,33,000 रुपये और विकास दर 7.08% रहने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक सर्वे है उत्तराखंड का, उसमें जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ 10% का, जो बढ़कर अब 2,33,000 हो चुकी है। और जो जीएसडीपी, जो राज्य की जीएसडीपी रहेगी, 7.08% रहने का अनुमान है। विकास दर में भी राज्य का प्रदर्शन सुधरा है, इसकी गति तेज होनी बाकी है। कोरोना संकट से उबरकर जिस तरह 4 धाम यात्रा और पर्यटन अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है, उसका प्रभाव दिखने लगा है। परिवहन, भंडारण, व्यापार, होटल, जलपान गृह समेत सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि को उत्तराखंड की आर्थिक सेहत के लिए शुभ माना जा रहा है। यद्यपि कर के रूप में राजस्व जुटाने की चुनौती बरकरार है। जीएसटी प्रतिपूर्ति पर रोक लगाने से दिसंबर 2022 तक प्रदेश के कर संग्रह में 11% की कमी आई है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को संगठन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के खंड 1 को प्रस्तुत किया गया। धामी सरकार को आर्थिक सर्वेक्षण के अग्रिम अनुमानों के संकेत से बड़ी राहत मिली है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था में 5.38% की गिरावट दर्ज की गई है। 2 वर्ष तक प्रदेश में 4 धाम यात्रा, पर्यटनों की आवाजाही, एमएसएमई के साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, परिवहन के साथ ही व्यापार को भी झटका लगा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का सिलसिला तेज हुआ। विकास दर 7.05% तक पहुंची। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह दर 0.03% बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड की जीएसडीपी है 0.03 का इसमें प्रतिशत का इसमें बढ़ोतरी हुई है। 0.05 ये पहले थी और अब ये बढ़कर इस साल 7.08 हो चुकी है। 7.08% रहने का अनुमान है। कृषि समेत प्राथमिक क्षेत्र की 12% भागीदारी। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसमें वृद्धि के संकेत सामने आने से प्रदेश सरकार को आने वाले वर्षों में आर्थिकी तेज करने में सहायता मिल सकेगी। जीएसडीपी 3.02 लाख करोड़ और प्रति व्यक्ति आय में बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.05% की वृद्धि का अनुमान है। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,33,000 रुपये पहुँच जाएगी। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 रुपये अनुमानित की गई थी। इस अवधि में अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि एवं संबंधित प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 12.36% है। उद्योग, विनिर्माण, निर्माण से संबंधित द्वितीयक क्षेत्र, जो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 46.21% था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तराखंड जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, 46.21% जो द्वितीयक क्षेत्र है। पर्यटन, परिवहन एवं लोक सेवा संबंधी गतिविधियों से जुड़े तृतीय क्षेत्र का योगदान 41.43% हो गया। जो प्राइमरी सेक्टर था वो 12.36%, सेकेंडरी सेक्टर 46.21% और तृतीय सेक्टर
43% हो गया। निर्माण व उपयोगी सेवाओं की उच्च वृद्धि दर, जीएसडीपी में वृद्धि दर को ऐसे भी समझा जा सकता है, इसमें निर्माण क्षेत्र की 17.15%, बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं को 13.34% वृद्धि दर रही है। लोक प्रशासन की 9.8%, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसार सेवाओं की 7.4%, स्वास्थ्य, संपदा, आवास, स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाओं को 8.55% और अन्य क्षेत्र को 5.35% की उच्च वृद्धि दर रही। वित्तीय क्षेत्र में 4.2%, व्यापार, होटल, जलपान गृहों को 3.73% निम्न वृद्धि दर आंकी गई। नेक्स्ट अपडेट है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 3 लाख करोड़ के पार। ये अपडेट आज की मुख्य खबर है। आर्थिक विकास दर बढ़कर 7.09%, प्रति व्यक्ति आय में 10.5% का इजाफा। राज्य सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से खुलासा, विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट पेश। अगली अपडेट है 1260 मेगावाट से रोशन होगा उत्तराखंड। आने वाले समय में प्रदेश में 1260 मेगावाट क्षमता की 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं शुरू होंगी। सदन पटल पर रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आए हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक 300 मेगावाट की लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में इसका शिलान्यास किया था, जिसकी निविदा प्रक्रिया चल रही है। 660 मेगावाट की किसाऊ जल विद्युत परियोजना को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच एमओयू साइन हो चुका है। अब किसाऊ कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से कंपनी बनने के बाद निदेशक मंडल बनाने की कार्रवाई चल रही है। गढ़वाल की भविष्य की योजनाएं 12 मेगावाट को ताकुल, 15 मेगावाट की पेनागाड़ और 12 मेगावाट की जिम्मागाड़, 4 मेगावाट की कंचोटी और 1 मेगावाट की कुलागाड़ के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। 114 मेगावाट की मेला, ठिंड और जल विद्युत परियोजनाएं अनुसंधान एवं नियोजन के चरणों में हैं। हल्द्वानी नैनीताल में बिजली लाइन होगी भूमिगत। 57% से ज़्यादा लोग घर बैठे जमा करते हैं बिल का भुगतान। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2 करोड़ 65,65,488 और 3.0200। विकास दर 7.05 7.09। प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 से बढ़कर 2,33,000 हो चुकी है। देहरादून का ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए 6,000 करोड़ की योजना। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 5,990 करोड़ लागत से रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे। रिस्पना का एलिवेटेड रोड पर 2,515 करोड़ और बिंदाल नदी पर 3,474 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। 407 गांवों तक सड़क पहुंचाने के लिए 2,900 करोड़ रुपये। प्रदेश के 190 से 249 आबादी वाले 407 गांवों का सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,900 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इन गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 3,200 किलोमीटर सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है। सड़क बनाई जानी है। 858 करोड़ की 1123 किलोमीटर सड़कों को डीपीआर केंद्र को भेजी जा चुकी है और 877 किलोमीटर डीपीआर तैयार की गई है, जिसे राज्य तकनीकी एजेंसी को भेजा जा चुका है। तो ये फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण था उत्तराखंड का। ये आगामी एग्जाम से महत्वपूर्ण है। आप इसमें जो डाटा है इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य हेडलाइंस हैं यहाँ पे, राज्य की सकल आय से व्यापार कर वैट का 66% योगदान दिसंबर 2022 तक 9,327.64 करोड़ रहा। कर संग्रह, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एविएशन फ्यूल जो होता है, प्राकृतिक गैस और शराब से दिसंबर 2022 तक 1,909 करोड़ का कर संग्रह रहा। आईजीएसटी सेटलमेंट में दिसंबर 2022 में बीते वर्ष की तुलना में 39.64% की वृद्धि और 1,860.79 करोड़ का राजस्व मिला। स्टाम्प एवं निबंधन से दिसंबर 2022 तक 34.96% आय वृद्धि और 1,454 करोड़ रुपये मिले। माह जनवरी 2022 में मुद्रास्फीति की दर 6.01% और दिसंबर 2022 तक 5.72%। राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी का अधिकतम 3% की सीमा में रखने का संकल्प इसमें रखा गया। जो इकोनॉमिक सर्वे है उत्तराखंड का 2022 के अनुसार ये आंकड़े यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। 10% की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में 2,33,000 रुपये का अनुमान। 11% की कमी आई बीते वर्ष की तुलना में दिसंबर 2022 तक के कर संग्रह में। तो फ्रेंड्स ये थे इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण बहाल, कैबिनेट ने सब कमेटी की
संस्तुतियों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। आंदोलनकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आरक्षण का विधेयक दोबारा राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन की मुहर के बाद आंदोलनकारियों को एक बार फिर से 10% आरक्षण मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 20 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण बहाल करने के लिए सब कमेटी का गठन किया था। कमेटी में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास सौरभ बोगड़ा सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। सूत्रों ने बताया कि सब कमेटी ने आरक्षण बहाल करने की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट ने विधायक के रूप में मंजूरी दे दी। आंदोलनकारी आरक्षण पर सीएम की नाराजगी का असर दिखा। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के मामले में पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी रंग लाई। 2 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में उप समिति की रिपोर्ट न लाए जाने पर सीएम ने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई। सीएम ने कार्मिक विभाग की अगली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। तो यहाँ पे जो कैबिनेट के मुख्य फैसले लिए गए हैं, विधायक निधि 3.75 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो चुकी है। हर जिले में भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना प्राधिकरण का गठन होगा। सब रजिस्ट्रार विहीन जिलों में तहसीलदार कराएंगे जमीनों की रजिस्ट्री। एटीएस में राज्य नगरीय विकास संस्थान की स्थापना होगी। 7वीं वाहिनी आईटीबीपी को पिथौरागढ़ में 8.96 हेक्टेयर जमीन मिलेगी। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम में संशोधन। राज्य निकासी वाली लकड़ी पर लेगी पहचान मुहर। खनन नीति के पूर्व में संशोधन पारित प्रस्ताव पर लगाई मुहर। तो ये कैबिनेट के मुख्य फैसले थे। 10% आरक्षण को फिर राजभवन भेजा जाएगा और हाईकोर्ट ने आरक्षण का जीओ कर दिया था खारिज। हाईकोर्ट ने 5 साल पहले आंदोलनकारियों को नौकरियों में दिए जा रहे 10% क्षैतिज आरक्षण के जीओ और सर्कुलर को खारिज कर दिया था। जैसे वुमेन रिजर्वेशन का जो जीओ था उसको भी खारिज कर दिया था। अब उत्तराखंड द्वारा जो वुमेन रिजर्वेशन पे नया एक्ट अध्यादेश लाकर एक्ट बनाया जा चुका है। अब धामी सरकार ने इसे बहाल करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक को सितंबर 22 में संशोधन के लिए वापस मांग लिया है। विधि और न्याय विभाग से परामर्श लेने के बाद सरकार ने इसके परीक्षण के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया। कमेटी की सिफारिश के बाद अब धामी सरकार ने संशोधित विधेयक को मंजूरी दे दी। तो जो उत्तराखंड आंदोलनकारी का जो रिजर्वेशन बिल है, इसको यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड में किसको कितना प्रतिशत आरक्षण मिलता है? 12,000 के करीब चिन्हित आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं और कितना आरक्षण किसको मिलता है। उत्तराखंड में जो SC वर्ग को 19% का जो लंबवत वर्टिकल आरक्षण मिलता है। OBC को 14% और जनजाति जो ST हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनको 4%। गरीब सवर्ण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, EWS को 10% और क्षैतिज आरक्षण का जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, स्थानीय महिलाओं को 30%, राज्य आंदोलनकारी को 10%, पूर्व सैनिक आश्रित को 2%, अनाथ बच्चों को 5%, दिव्यांग को 4%। तो टोटल ये 51% उत्तराखंड में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है और 47% लंबवत आरक्षण उत्तराखंड में दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो अपडेट है, मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर। आईटीबीपी को दी गई भूमि विधायक निधि 5 करोड़ रुपये करने की मंजूरी। सौर ऊर्जा नीति पर मुहर। तहसीलदार करेंगे रजिस्ट्री। हर जिले में बनेंगे भूमि अर्जन और पुनर्वासन प्राधिकरण। नैनीताल ATI में खुलेगा नगरीय विकास संस्थान। नैनीताल प्रशासनिक अकादमी में राज्य नगरीय विकास संस्थान खुलेगा। सोमवार को भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो फ्रेंड्स, ये थे मुख्य जो बजट में जो पॉइंट्स है, कैबिनेट की जो मुहर लगी है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसमें क्या पॉइंट रखे गए? राज्यपाल ने रखे सरकार के विकास का रोड मैप। हरियाणा सरकार की तर्ज पर परिवार पहचान पत्र तैयार हो रहे हैं। जैविक उत्पादों के बाजार के लिए सभी जिलों में जैविक आउटलेट खोले जाएंगे। गोट वैली के बाद अब 5 जिलों में कुक्कुट वैली योजना शुरू हो रही है। डिजिटल लाइव स्टैक मिशन योजना US नगर, चंपावत, दून, हरिद्वार में शुरू। दुधारू पशु इकाई बनाने के लिए अब 75% का अनुदान मिलेगा। नदी गदेरों में जल संवर्धन के लिए चेक डैम और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं। टनकपुर में अत्याधुनिक सैनिक विश्राम गृह बनाया जाएगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना के तहत 48 में से पहले चरण में 16 मंदिरों की अवस्थापना की सुविधा विकसित होगी। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और दर्शन के लिए टोकन व स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था होगी। यात्रियों को 1 घंटे से अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जागेश्वर महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत विकास होगा। गाँवों के विकास ग्राम पंचायत
संतृप्तिकरण योजना शुरू होगी। निवेशों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति आएगी। देहरादून में 1050 वाहनों के लिए बनेगी पार्किंग। जीएमबीएन केएमबीएन की परिसंपत्तियों का विनिवेश होगा, पर्यटन क्षेत्र बढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स राज्यपाल के भाषण में ये उत्तराखंड सरकार का जो विकास का रोड मैप रखा गया। अगली अपडेट है, चंपावत में बनेगा प्रदेश का पहला ट्रिपल आईटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव। उत्तराखंड का पहला भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान ट्रिपल आईटी चंपावत में बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को इस संस्था के रूप में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इंजीनियरिंग प्रतिभा के जरिए तकनीकी और औद्योगिक विकास के लिए ट्रिपल आईटी जैसा उच्च स्तरीय संस्थान देश में 25 ट्रिपल आईटी हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक भी ट्रिपल आईटी नहीं है, जबकि रुड़की में एकमात्र आईआईटी है। पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र होने का लाभ चंपावत जिले के टनकपुर को पहले ट्रिपल आईटी के रूप में मिलने के आसार हैं। सीएम ने पिछले साल इसकी घोषणा और इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। देश के 25 ट्रिपल आईटी में से उत्तराखंड में एक भी नहीं है। इन संस्थाओं में मामूली अंतर है। ट्रिपल आईटी और आईटी के समकक्ष तकनीकी संस्थान बीटेक, एमटेक, एमबीएस, पीएचडी आदि पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इसका औसत सालाना शुल्क आईआईटी के 1 लाख रुपये के बजाय 70,000 रुपये है। इन संस्थानों में प्लेसमेंट होने से आकर्षक पैकेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड में चंपावत में बनेगा पहला प्रदेश का ट्रिपल आईटी। अगली अपडेट है, भूकंप को मात देते हैं कोटी बनाल में बनाए गए पहाड़ी शैली के मकान। राज्य में भूकंप को मात देने वाले यमुना घाटी की कोटी बनाल वास्तुकला को पहचान नहीं मिल पाई, जबकि सदियों पुरानी भवन निर्माण से जुड़ी यह वास्तुकला भूकंप जैसी आपदा से बचाव में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सरकारी भवनों का निर्माण पहाड़ी शैली में किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी इस वास्तुकला की भूकंप रोधी तकनीकियों को नहीं अपनाया जा रहा है। बड़कोट तहसील के कोटी गांव से निकली कोटी बनाल वास्तुकला से निर्मित भवन पूरी तरह भूकंप रोधी होते हैं। इस वास्तुकला से निर्मित भवन आज भी यमुना से लेकर गंगा घाटी में मौजूद हैं। वरिष्ठ वास्तुविद केसी कुड़ियाल ने बताया कि यमुना घाटी में इस वास्तुकला से भवन बनाए जाने की शुरुआत सालों पहले हुई थी। आज जो भवन यमुना घाटी के गंगताड़ी व सरनौल आदि क्षेत्र में है, वह करीब 500 साल पुराने हैं। बताया है कि आईआईटी रुड़की की ओर से कराई गई कार्बन डेटिंग में भी इसका खुलासा हुआ है। क्षेत्र में 1803 में 7 और 1991 में 6.8 रिएक्टर तीव्रता के भूकंप सहित कई बड़े भूकंप आए। इसके बावजूद इन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गंगा घाटी के रैथल में भी वास्तुकला के कुछ भवन बने हैं। बैठक तक समिति रही संरक्षण की पहल। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुरातत्व व संस्कृति विभाग के साथ बैठक कर कोटी बनाल वास्तुशिल्प को सुरक्षित करने के आदेश दिए, लेकिन आदेश हवाई साबित हुआ। वहीं इन भवनों को पर्यटन केंद्र बनाने की योजना भी परवान नहीं चढ़ पाई। वरिष्ठ पत्रकार सूरज सिंह रावत कहते हैं कि सरकारी भवनों को पहाड़ी शैली में बनाने की पहल तो हुई, लेकिन भूकंप रोधी तकनीकी को नहीं अपनाया गया। भूकंप की दृष्टि राज्य संवेदनशील। उत्तरकाशी जनपद के साथ पूरा उत्तराखंड राज्य भूकंपीय आपदा सिस्मोग्राफिक डिजास्टर की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। इसका आधा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित जोन 5 और आधा जोन 4 में शामिल है। हाल ही में हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में तुर्की जैसा बड़ा भूकंप आने की आशंका जताई है। क्या खुलासा होता है वास्तुकला में? कोटी बनाल वास्तुकला में एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर भवन लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। इसमें लकड़ी के व्रेंट्स पूरे भवन को बांध कर रखते हैं। लकड़ी के खंभों के बीच मिट्टी व पत्थरों को ऐसे रखा जाता है कि दबाव कम से कम रहता है। एक दरवाज़ा रखा जाता है। ये भवन 4 से 5 मंजिला तक होते हैं। आम तौर पर ये हर मंजिल एक कमरे की होती है। भवन के ऊपर की छत ढालदार होने से बर्फबारी में इसकी सुरक्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में जो पहाड़ी शैली में मकान बनते हैं, उत्तरकाशी में ये कोटी बनाल वास्तुकला है। भूकंप रोधी ये टेक्निक है, भवन शैली। अगला जो अपडेट है, प्रदेश में लागू हुई 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति। उत्तराखंड की आय के मुख्य स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने के लिए प्रदेश में 1 स्टेट 1 रॉयल्टी नीति लागू हो गई है। भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट बैठक में खनन की रॉयल्टी संशोधन दरों पर मुहर लग गई है।
नेक्स्ट अपडेट है तमिलनाडु का सार्वजनिक वितरण मॉडल पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी। तमिलनाडु का सार्वजनिक वितरण मॉडल उत्तराखंड में भी लागू करने की तैयारी है। सचिव स्तर की टीम इस मामले में संभावनाएं तलाश रही है। टीम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत चीनी, नमक, दाल, राशन कार्ड धारकों को देने की सिफारिश की है। जल्द ही इसका प्रस्तुतिकरण सीएम और वित्त विभाग के सामने किया जाएगा। तमिलनाडु में सस्ते गल्ले की दुकानों पर जरूरत का सामान रियायती दरों पर मिलता है। बीती फरवरी में खाद्य सचिव बीके संत के नेतृत्व में इस 6 सदस्यीय टीम तमिलनाडु गई और टीम ने वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मॉडल को देखा। अधिकारियों को वहां का मॉडल इतना पसंद आया कि उन्होंने यहां भी इस मॉडल को अपनाने की संस्तुति दी। शुरुआत में टीम ने रिपोर्ट शासन को दी। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रिफाइंड नमक, चीनी, दाल देने की संस्तुति की है। टीम ने नमक को नमक कॉरपोरेशन से खरीद कर देने का सुझाव दिया। इसमें नमक सस्ता पड़ेगा। उधर रिफाइंड तेल के टेंडर आमंत्रित करने तथा उस पर 20 से 30 रुपये प्रति लीटर बाजार दर से कम देने की सिफारिश की। जल्द ही टीम इसका पूरा प्रस्तुतिकरण सीएम और वित्त विभाग के अधिकारियों के सामने रखेंगे। राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगी दाल। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत सरकार सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को सस्ते दाम पर प्रति कार्ड 2 किलोग्राम दाल देती है। जुलाई से यह योजना बंद हो गई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव के देखते हुए एक बार फिर से राशन कार्ड धारकों को सस्ती दाल उपलब्ध कराई जाएगी। ये दाल पोषित योजना के तहत ये दी जाएगी। उत्तराखंड में बनेगा 6 एरोमा वैली, खाका तैयार। उत्तराखंड में सगंध पौध केंद्र एरोमेटिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैली विकसित की जाएंगी। सगंध पौध केंद्र ने योजना का खाका तैयार कर लिया है। एरोमा वैली बनने से प्रसंस्करण इकाई एवं कंपनियों की मार्केटिंग के लिए उत्तराखंड में आएगी। 7,652 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 21,000 किसान सगंध पौध की खेती कर रहे हैं। सघन पौध केंद्र सेलाकुई की ओर से 109 एरोमा क्लस्टर बनाकर किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक क्लस्टर को 20 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश में 8 जिलों में 6 एरोमा वैली विकसित की जाएंगी। जिलावार एरोमा वैली के लिए सघन फसल का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि एरोमा फसलों को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसकी खेती ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। नृपेंद्र सिंह चौहान जो निदेशक हैं सगंध पौधा केंद्र सीमैप के, प्रत्येक वैली में अलग अलग सगंध फसलों की खेती बनेगी एरोमा वैली। हरिद्वार जिले में लेमन ग्रास और जापानी मिंट, नैनीताल और चंपावत में तेजपात सिनामन, चमोली और अल्मोड़ा में डैमस्क गुलाब, उधम सिंह नगर जिले में जापानी मिंट और पिथौरागढ़ में तिमूर, पौड़ी जिले में लेमन ग्रास वैली विकसित की जाएंगी। तो ये उत्तराखंड में जो एरोमा वैली खोली जाएंगी ये इन जिलों में खोली जाएंगी। यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट जो अपडेट है, चिन्याली सोड़ में वायु सेना का 3 दिनी अभ्यास शुरू। चिन्याली सोड़ हवाई अड्डे पर सोमवार से वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास शुरू हो गया है। इस दौरान बरेली के त्रिशूल एयरबेस से पहुंचे मल्टीपर्पज AN-32 विमान ने 2 बार लैंडिंग और टेक ऑफ सफलतापूर्वक इसका अभ्यास किया। चिन्याली सोड़ हवाई अड्डे पर अभ्यास करती वायुसेना। अगली अपडेट है, 26 महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलोनी, लोक जागर पद्मश्री बसंती बिष्ट, लोक गायिका रेशमा बिष्ट, लोक गायिका संगीता ढोंडियाल, सर्व मानवाधिकार समाज सुरक्षा की अध्यक्ष बबली चौहान और सुनीता प्रभाकर, दिव्या रावत, वंदना श्रीवास्तव, स्नेहा राणा, संगीता देवी आदि को यहाँ पे सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट अपडेट है, उत्तराखंड के एथलीटों ने जीते 4 पदक। कर्नाटक के उडुपी में आयोजित की गई थी 18वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कर्नाटक के उडुपी में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के एथलीटों ने 2 स्वर्ण 2 रजत जीते। 1500 मीटर रेस में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रियांशु कुमार ने बहुत कम समय में रेस पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाने के साथ ही यूथ एशियन चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर दिया है। ये अपडेट थी खेल जगत से। अगली अपडेट है, जनरल विपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित। राज्यपाल ने कहा कि वीर माधो सिंह उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के लिए जनरल विपिन रावत डिफेंस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की गई। इसके लिए IMA से समझौता किया गया, जिससे देश भर से अन्य मित्र राष्ट्रों के कैडेट्स को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। विदेशों में दिला रहे रोजगार 75,000 की प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाएगी। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में अल्पसंख्यक वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को अधिकतम 75,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है, चिरबट्टिया में बनेगा
चिरबटिया में नेचर फेस्टिवल की शुरुआत। वन विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ हो गया। इस मौके पर कठपुतली मंचन द्वारा प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। पहले 35 सदस्यीय वर्ल्ड वॉचिंग दल ने चिरबटिया से पटापणिया के लिए रवाना हुई, जहां पर कैंपिंग कर विभिन्न पक्षियों की जानकारी जुटाई। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों की ओर से प्रकृति संरक्षण से संबंधित गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए। तो चिरबटिया में नेचर फेस्टिवल शुरू हो चुका है। रुद्रप्रयाग में चिरबटिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोग ने लगाई मुहर। भारतीय ओलंपिक संघ ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तय कर दिया कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। 2018 में प्रस्तावित थे ये गेम। 2022 में गुजरात ने कम समय में इसका आयोजन कराया। नेक्स्ट अपडेट ऑस्कर अवार्ड से नेशनल करंट अफेयर के। भारत की फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स ने जीता बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। भारत की द एलिफेंट विस्परर्स ने 95वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। कार्तिकी गोंजालीव द्वारा निर्देशित इस डॉक्यूमेंट्री का मुकाबला हॉल आउट हाउ डू यू मेजर यू ईयर इन्होंने इससे पछाड़ा। नेक्स्ट जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू को मिला ऑस्कर अवार्ड, जिसमें म्यूजिक कीरवानी द्वारा दिया गया है और जो अरेंजमेंट काल भैरव, लिरिक्स जिसमें हैं चंद्रा बोस के, सिंगर्स राहुल सिपली गुंज और काल भैरव, कोरियोग्राफर थे इसके प्रेम रागसित। 95वें ऑस्कर अवार्ड की यहाँ पे जो डिटेल दी गई है, इसकी शुरुआत 16 मई 1929 में सर्वप्रथम आयोजित रूजवेल्ट होटल में हुई। लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया में डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। ये 95वां ऑस्कर अवार्ड का संस्करण था। बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया मिशेल यो को ये दिया गया। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म पिनोचियो को दिया गया और पित्रोचियो को। बेस्ट सहायक अभिनेता के हुए क्वान को। बेस्ट सहायक अभिनेत्री जेमी ली कॉट्स को। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल ऑन एंड डेनियल सिनेटर्स को। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया फीचर फिल्म का। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स जो इंडिया से है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग RRR को, जो सॉन्ग साउथ मूवी का है, किट नाटू को ये दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर फिल्म नवलनी। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी जेम्स फ्रेंड। बेस्ट विजुअल अवार्ड्स अवतार द वी वाटर और बेस्ट एडिटिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म द बॉय द मोल एंड द फॉक्स हॉर्स। कस्टम डिजाइन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरवर्ड को ये अवार्ड दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट है आज के जो इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चन हैं अमर उजाला से, ये है सिविल सर्विस के क्वेश्चन, इनको डिस्कस करते हैं। कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ये ललितादित्य द्वारा की गई थी। कौन सी बीमारी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है? चिकनगुनिया। और आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीव में। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? क्रिप्स मिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन थी? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 मेंबर होता है। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ये संसद में है। एक जन विद्रोह श्रृंखला किसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है? मूलतः एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है, मूलतः ये ट्यूनीशिया देश की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।